वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे सभी दर्शकों को कुलवंत सिंह का नमस्कार। आज आमना सामना की टीम पहुंची है पानीपत के भाजपा के जिला अध्यक्ष के ऑफिस में। उनसे जानेंगे क्या उनके विजन है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और बिजनेस और राजनीति ये दोनों को कैसे सेम लेकर चल रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। विशब, स्वागत है आपका बहुत बहुत वॉइस ऑफ पानीपत पर। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राजनीति और बिजनेस दोनों इकट्ठे नहीं चल रहे, कैसे आप समय निकाल पाते हैं राजनीति में? मेरे केस में शायद इसलिए चल रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट है। फैमिली की सपोर्ट के अंदर मेरा कारोबार जो है पूर्ण रूप से मेरे बच्चे देखते हैं। मैं सिर्फ प्रिंसिपली उनको गाइड कर देता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए बिजनेस करते हैं अपने एथिक्स को मेंटेन करना। बिजनेस के जो एथिक्स हैं उसको नहीं हम छोड़ सकते। तो मेरे बच्चे इसके कैपेबल हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, और मुझे पूरा समय देते हैं कि मैं अपना राजनीति में अपनी पार्टी को जो जिम्मेवारी दी गई है उसको पूर्ण रूप से निभाऊं। तो इसके लिए मेरी फैमिली की सपोर्ट है, ओनली देन आई एम एबल टू डू इट। जिलाध्यक्ष बनने के बाद क्या चेंज किया, मतलब आपके दिमाग में क्या विजन चल रहा था कि पार्टी को किस तरह आगे लेके जाए या पब्लिक को कैसा जोड़ा जाए, वो क्या विजन लेके चले थे आप? सबसे पहले तो यह कि मैंने जब 1 जनवरी 2016 को पदभार संभाला तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि हमारे पार्टी के पुराने लोग बहुत थे जो मुझे नजर नहीं आए। पानीपत में पार्टी में नजर नहीं आए, पदों पे नजर नहीं आए, कार्यकारिणी में नजर नहीं आए, मंडलों में नजर नहीं आए, जबकि लोग वो हैं, उनके परिवार भी हैं। तो मैंने सबसे पहले वो एक सूची बनाई जो पानीपत के दिग्गज नेता थे हमारे, कि उनके परिवार कहां पर है। उन परिवारों की जब सूची देखी तो उनके बच्चे भी हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं और एक्टिव हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। तो उन सब लोगों को हमने जिला कार्यकारिणी में भी, जिला मंडलों की कार्यकारिणियों में भी, प्रकोष्ठों के अंदर भी सभी को स्थान देते हुए अपने साथ जोड़ा है, ताकि पार्टी संगठित हो। पुरानी विचारधारा के जो पुराने लोग हैं वो तो साथ लिए ही हमने, पर पार्टी सिर्फ पुराने लोगों के बल पे भी नहीं चल सकती, नए लोग भी साथ में और चाहिए। तो हमने उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया पुराने और नए लोगों का, ग्रामीण का और अर्बन का, दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेके अलग अलग मंडलों में, अलग अलग कार्यकारिणियों में सबको स्थान दिया और इस तरह गठित करते हुए संगठन को बनाया। साहब, कार्यकर्ताओं की बात की आपने, पुराने कार्यकर्ता या पुराने जो नेता थे, आपके फादर साहब के समय जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, मनोहर लाल सुनेजा हैं या कुछ इस तरह के और बड़े नेता रहे जिन्होंने बीजेपी को जिंदा रखा पानीपत में, वो नहीं नजर आ रहे, कहाँ है वो आजकल? नहीं, इस तरह डॉक्टर मनोहर सुनेजा से मैं शायद हफ्ते में एक बार तो जरूर मिलता हूँ। मैं उनकी दुकान पे जाता हूँ, घर में जाता हूँ, पारिवारिक रिलेशनशिप है हमारा। चौधरी नीतीशन भाटिया जी हमेशा उनसे फील्ड में कहीं नहीं है, उनको कहीं बुलाया नहीं जाता? नहीं, डॉक्टर साहब को हमेशा न्योता मैं पर्सनल देता हूँ, पर शायद वो अब इतने एक्टिव रहे नहीं। और उनका बेटा जो है वो खुद डिप्टी सीएम है पानीपत के अंदर, वो राजनीति में इतना इच्छुक नहीं आने के। जबकि डॉक्टर साहब का थोड़ा सा स्वास्थ्य, तो मैं नहीं कहूँगा, स्वास्थ्य उनका ठीक है, लेकिन शायद वो अपने काम में अपने आप को लिमिट कर लिया उन्होंने, लेकिन एडवाइस देने में वो पीछे नहीं है। एडवाइस हमेशा देते हैं और मैं उनकी एडवाइस हमेशा लेता हूँ। अभी इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन आने हैं। पब्लिक को, लोगों को और बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत हो, क्या कर रहे हैं उसके लिए? हाँ, बहुत अच्छा पूछा। सबसे पहले तो ये है कि प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं लोगों के बेनिफिट के लिए, चाहे एससी लोगों की हैं, चाहे बीसी लोगों की, अलग अलग विभिन्न लोगों की या बीपीएल लोगों की है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे प्रदेश में है और चाहे केंद्र में है, हमारी कोशिश ये है कि वो जन जन तक उनकी योजनाएं जो हैं लोगों को बेनिफिट के लिए उनको बताएं। लोगों को आप बिलीव करिए कुछ जी, लोगों को मालूम ही नहीं है। जब लोगों को मालूम ही नहीं होगा तो इसका फायदा कैसे उठाएंगे? तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ग्राउंड लेवल तक अपने मंडलों के थ्रू, प्रकोष्ठों के थ्रू ये बात उनके तक पहुंचाएं, लोगों के बीच में बार बार जाए, ताकि उनको ये इसका योजनाओं का फायदा उठवाएं। ये हम अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे भी और लोगों का सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा जब उनको मालूम पड़ेगा कि उनके लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं कर रही है। साहब, पहली बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने वोटों के साथ और अकेले सरकार बनाई आपने। पानीपत की बात की जाए तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि बीजेपी सरकार आई है, मोदी का नारा चला था, भाजपा थी, विकास कार्य हालांकि हो रहे हैं, गति नहीं पकड़ पा रहे, अफसरशाही हैवी हो रही है और
जिस हिसाब से विकास कार्य धीरे धीरे अपना करना चाह रहे थे, चलना चाह रहे थे, वो गति नहीं पकड़ पा रहे। इसके लिए कभी आपने अफसरों की मीटिंग ली या उससे बातचीत की? मैं यहाँ आपकी बात को दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। गति की तो एक बात है और क्वालिटी की दूसरी बात है। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्वालिटी से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शहर में जो सड़कें बनती हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं ईमानदारी से आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। सरकार में होते हुए भी हम लोग सरकार के अंग हैं, पार्टी हमारी सरकार है, तो इसकी सूचना मैं पूर्ण रूप से पार्टी को देता हूँ कि क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है। दूसरा जो गति की बात है उससे भी मैं आपसे सहमत हूँ। इस शहर के अंदर इतना ज्यादा स्कोप है काम करने का, इतना स्कोप है कि आप दिन रात भी लगे रहो तो काम पूरा करने की इच्छा भी होती है काम करने की। आज हमारी पार्टी का राजा, हम कैपेबल है, टाइम भी दे रहे हैं। इस स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है और पूर्ण करनी चाहिए भी हमें। कौन बढ़ाएगा इस स्पीड को? आप तो शहर के मतलब मुखिया ही हैं। इसके ऊपर भी हमने कोर कमेटी गठित कर ली है। आज आपको बता रहा हूँ, इस कोर कमेटी के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे दोनों विधायक और मंत्री जी। इसमें फोर्थ हैं हमारे एमपी साहब भी हैं, 4 मेंबर हो गए। इसमें मैं हूं और दोनों जिला के महामंत्री, 7 लोग ये टोटल हो गए। इसके बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी है जो हमारे यहाँ 2 हैं, संजय भाटिया जी और सत्यवंश शेरा जी, 9 लोग ये हो गए। और इसके बाद एक 10वें हमारे हैं गजेंद्र सलूजा जी, पूर्व में हमारे अध्यक्ष थे और निगरानी कमेटी के संयोजक हैं, 10 लोग हो गए। और एक हमारे जिला परिषद की जो चेयरपर्सन है आशुष शेरा जी, 11। और एक हमारे उपाध्यक्ष हैं सुनील सोनी जी, 12 लोगों की कोर कमेटी बनाई गई है जो संगठन की रचना को भी देखते रहेंगे, संगठन को मजबूत कैसे करना है। और अगर शहर में कोई विकास कार्य हो, एक समन्वय की बैठक भी होगी है जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्टी की समन्वय की बैठक कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, उनसे सलाह मशवरा करना, उनको सलाह देनी भी, ताकि उस काम को तेजी पकड़े। तो इसकी बैठक भी, हमारी पहली बैठक इस हफ्ते से शुरू हो जाएगी, हर महीने एक बार ये बैठक हुआ करेगी। साहब, एक मुद्दा चला था, कांग्रेस की सरकार थी, टोल बना था, फ्लाईओवर के बाद टोल बना दिया गया। आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं बड़े जोर शोर से उन्होंने मुद्दा उठाया कि टोल यहाँ नहीं लगने देंगे। सरकार सत्ता में आ गई, लोगों को उम्मीद होगी कि अब तो ये टोल हटेगा, क्योंकि 5 रुपए का 10 रुपए का उनके ऊपर पानीपत की जनता पर बोझ है। कोई फ्लाईओवर यूज नहीं करता, फिर भी 10 रुपये 5 रुपये दे के जाएगा। सत्ता में सरकार आ गई, वो मुद्दा खत्म हो गया। अब वो मुद्दा जो दूसरी पार्टी हैं वो बनाने में लगी हैं। तो इस टोल के ऊपर कभी आपने बातचीत नहीं की पार्टी के सीनियर नेताओं से? पहले तो मैं ही कन्विंस हूं कि ये टोल गलत है। मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आई है कि पानीपत के टोल क्यों दें लोग, यहाँ के लोग, जब हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे इस पुल को। रादर हमें तो ये लगता है कि इस पुल को बनाने से हमारे शहर में जो हाईवे निकल रहा था वो जगह भी ले लेगी। अगर इससे अच्छा हमारा 6 या 8 लेन का हमारा यहाँ पे सड़कें होती तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे को पुल बनने से, फ्लाईओवर बनने से दिक्कत ज्यादा हुई है, सुविधा कम हुई है, और उसके बावजूद हम टोल दे रहे हैं। मैंने ये विषय बार बार लिया, और अब मैं थोड़े दिन पहले हमारे एमपी महोदय भी आए थे, जब उन्होंने रास्ता खोला, आपको याद होगा, जो बाईपास टाइप का एक रास्ता था उसको टोल को ना देने का, लेकिन टोल अभी भी है। मैं पब्लिक के साथ हूं इस बात के अंदर, और मैं पूर्ण रूप से अपनी कोशिश जारी रखी हुई है कि हमारे को ये टोल हटना चाहिए, बिल्कुल नाजायज है। पानीपत में कांग्रेस, इनेलो 2-3 पार्टियां हो रहे हैं। हालांकि अब जो जनता के मुद्दे हैं वो लोग नहीं उठाते। शायद इलेक्शन नहीं है, भी जाएंगे, पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खराब होगा। जनता अपने मुद्दे खुद ही उठा रही है, ट्वीट करते हैं, मीडिया के माध्यम से लोग अफसरों तक पहुंचाते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता, आप तो मान रहे हैं कि मैं मानता हूँ ये चीज़ें, कोई सीनियर नेता आगे नहीं आ रहा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले फ्लाईओवर के नीचे ही पानी खड़ा हो गया था, गंदगी हो गई थी, पानीपत की जनता खुद गई, ट्वीट किया, उसके बाद आने जाने शुरू हो गए। तो क्या जब अफसरों की मीटिंग होती है ये मुद्दे आप उठाते हो कि मतलब जरूर उठाते हैं। पानीपत की मतलब इतना भट्ठा बैठ रहा है पानीपत का, तो आप कहाँ हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये तो बात मैं मानता हूं कि फ्लाईओवर के नीचे, आज मैंने सुबह थोड़े दिन पहले आपके किसी ग्रुप में मैंने पढ़ा था कि जो L&T का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी ने डाला था, शायद गौरव लिखा ने डाला था, तो मैंने उसकी कॉपीज मंगवाई हैं। आई वॉन्ट टू गो थ्रू दैट कि वाकई लाइबिलिटीज L&T की है क्या जो नहीं पूर्ण कर रहे। जो लाइबिलिटी उनकी है काम करने की, उन्हीं को ही पूर्ण करनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि आप ठीक कह रहे हैं, सफाई की व्यवस्था नीचे बहुत बुरा हाल था। पिछले दिनों अगर हमें याद हो कि मिट्टी बहुत थी यहाँ पे, डस्ट बहुत दिन चलती रही। लेकिन देखिए डीसी साहब के एफर्ट से, मैंने अपने बहुत एफर्ट्स किए, हमने बहुत बार मीटिंग की रिफाइनरी वालों के साथ, और थैंक गॉड कि एक MOU साइन हो चुका है। हमें और 2-4 दिन में हमारी कोशिश है कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा, मैं डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट की, और मेरी मीटिंगें करवाने में उन्होंने रिफाइनरी के साथ बहुत मदद की। मैं हर मीटिंग में शामिल रहा उनके साथ, और जो फंड्स आए हैं MOU होने के बाद, अब ये काम 2-3-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाना चाहिए। पूर्ण रूप से नीचे टाइलें लगेंगी, जगह जगह इसको पार्किंग को नीचे डिवाइड किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक पार्किंग है, ये पार्टीशन अलग अलग होंगी, उसके अंदर बेंचेस वगैरह लगाए जाएंगे। और 6 जगह पे हमने इसको डिसाइड किया कि इसके सुविधा जो सुलभ शौचालय है 6 जगह होने चाहिए। जैसे आप ले लीजिए, गोहाना रोड पे एक होगा, एक लालबत्ती चौक में होगा, एक रेलवे रोड पे है तहसील कैंप के सामने। इस जगह 6 जगह हमने सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी की है, और इसमें प्रदीप अत्री जी ने भी हमें बहुत सहयोग किया इसकी ड्राइंगें बनाने के लिए। आपकी पार्टी की बात की जाए, गुटबाजी तो आपको पता है हर पार्टी में होती है, लेकिन बीजेपी में गुटबाजी हैवी होती जा रही है। 2 टीमें बन गई हैं, गुट 2 बन गए हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप? नहीं, ऐसे है कि जब कोई पार्टी राज में होती है तो शायद एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, गुट बन भी जाते होंगे। लेकिन आपने शायद एक बात नोट की होगी कि मैं अपने आप को किसी गुट में नहीं लेता। मुझे संगठन की जिम्मेवारी दी गई है, मुझे इस पार्टी की जिम्मेवारी 3 साल की दी गई है, जिसको मैं निभा रहा हूं। अब पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता अनुचित काम करेगा जो कि संगठनात्मक दृष्टि से गलत है, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें गुटबंदी की कोई बात नहीं कि कौन किसका है कौन किसका नहीं है। पिछले दिनों आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो पिछले दिनों हुआ, कार्यकर्ता को खोने का दुख मुझे सबसे ज्यादा है। किसी की एज ए फादर अगर मैं अपना समझूं पोजीशन को, तो सब बच्चे हैं मेरे लिए, और मेरे उम्र में भी बहुत फर्क है उनके साथ, कईयों के साथ। लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किया है और प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, तो एक्शन लेना पड़ता है संगठन को। और मैं जब कोई एक्शन देता हूं तो मैं प्रमोद कुमार विज जिलाध्यक्ष होने के नाते सिर्फ नहीं लेता, पहले वो संगठन की जानकारी में हर चीज आती है, संगठन उस पर विचार विमर्श करता है, सीनियर लोग उसके ऊपर बैठते हैं, जो मेरे से ऊपर सीनियर लोग हैं, और फिर मुझे जो गाइडलाइन दी जाती है मैं उसके अंतर्गत काम करता हूं। नंबर 2, संगठन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नए लोगों को जोड़ना है, पुराने लोगों को भी बचा के रखना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुराने लोग कुछ भी गलती करें और उसको अनदेखा किया जाएगा। तो उन्होंने तो आपके खिलाफ ये बयान चला रखा है कि विज साहब हिटलर हैं, हिटलर की उपाधि आपको दे दी, और आपसे ही पद का इस्तीफा मांग दिया कि मतलब हम लोग तो पुराने कार्यकर्ता हैं, और विज साहब अभी आए हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, वो उनकी पावर कैसे है निकालने की, और अंदर खाते कौन उनको हवा दे रहा है? अभी भी आपने तो निष्कासित कर दिया, लेकिन अभी भी पार्टी गतिविधियों में वो लोग आते ही हैं। हाँ, कई बार ये निराशाजनक बात होती है, आप ठीक कह रहे हैं। और जो लोग पार्टी से निकाले जाते हैं उनको पार्टी निकालती है, कोई जिलाध्यक्ष तो एक माध्यम है, क्योंकि एक्शन अल्टीमेटली जिलाध्यक्ष को लेना है। पार्टी का कोई भी एक्शन है, जो भी मुझे गाइडलाइन आएगी उस एक्ट तो मैं ही करूंगा, उसको साइन तो मैं ही करूंगा। ये सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पदाधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आदमी जो पार्टी से निकाला गया उसको संगठन ने निकाला है, उसको प्रमोद कुमार विज जिलाध्यक्ष ने नहीं निकाला, संगठन की कार्रवाई है, और उनको किसी को भी इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वो बढ़ावा देंगे तो उसका भी संज्ञान हमारे में है, उसको हम ध्यान करेंगे क्या कर रहे हैं। ये संगठन की बातें उनके दिमाग में नहीं है कि प्रमोद विज ने नहीं निकाला, संगठन ने निकाला? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है, उनके ध्यान में जरूर होगी ये बात, लेकिन अब मैं इसके विषय में ज्यादा क्या कहूँ। शायद एक बार कोर कमेटी की जब बैठक होगी तो उसमें ये विषय आएगा, शायद मेरी तरफ से आएगा। अगर वो माफी मांग लेते हैं तो आप दोबारा ले लेंगे उनको? संगठन निर्णय लेगा। अगर इतने पुराने कार्यकर्ता हैं रिटर्न में माफी मांग लेते हैं तो मुझे वो सूचना भी अपने संगठन मंत्री जी को देनी है। अगर संगठन मंत्री जी अपने जो उनके लोग हैं वो जो डिसीजन लेते हैं कि इनको लेना है वापस या नहीं लेना है, निर्णय ऊपर से आना है, मैंने निर्णय नहीं करना इस चीज का। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे और भी चर्चा करेंगे।
एक ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के बाद इनसे और भी सवालों का जवाब लेंगे। पार्टी को संगठित करने के लिए और क्या इनका विजन है और आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमारा कारवा पहुंचा है वार्ड नंबर 17 में। 17 के पार्षद से हम लोग जानेंगे उन्होंने 4 साल में क्या कार्य करवाए और क्या कार्य उनके रहेंगे। मेरे हिसाब से तकरीबन मैंने 70 से 75% अपने वार्ड का काम कवर कर लिया। विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी हर जगह मेरे काम में हीन भावना दिखाता है। सुनील वर्मा का वोट है। उड़े इसने एक रोड़ा भी नहीं बगाया है। इतनी जिंदगी खराब हमारी, हम बच्चों की शादी में हमारा कोई मेहमान भी नहीं आ सकता। पार्षद महोदय ने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो सिर्फ रिश्वतखोरी, पैसा बटोरना। जब ये एमसी नहीं थे उससे पहले वोट बनवाने के लिए भी 20-20 रुपए पर फार्म लिए गए हैं यहाँ। कितने किस्मत वाले बच्चा ये एमसी बनने से पहले सीधे रिश्वत ली, उसके बाद इलेक्शन जीत गया। देखो कितना नसीब वाला है। जो काम हमारे एमसी ने किया है, जितने पानीपत में एमसी है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अगर इस पर के किसी ने काम किया हो। और खास तौर पे जो हमारे विधायिका मुद्दे हैं, हर जगह पक्षपात किए जाते हैं मेरे से, हर जगह। क्या वो विधायक हैं, हमारे से ज्यादा शक्ति है उनकी, लेकिन ये नहीं आप ऐसी हीन भावना दिखाओ। साइन के लिए कहते हैं भाई साइन कराने हैं, कहाँ पे हो? साइन जब करूँगा 100 रुपये देगा साइन करने के, 100 रुपये साइन कराने के मांगता है। कॉलोनी का नाम भेजे लिस्ट में। जिस दिन कॉलोनी अथराइज होगी मैं 2 महीने के अंदर अंदर कश्यप कॉलोनी का निवारण कर दूं। 2 महीने पब्लिक आगे संकल्प लेके जा रहा हूं। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है एक बार फिर से दर्शकों का। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत का खास कार्यक्रम आमना सामना। आमना सामना में आज हमारे साथ हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज। बड़े सटीक जवाब दे रहे हैं, उनसे फिर जानकारी लेते हैं आगे। सर, विधायक रोहिता रेवड़ी के कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? आपकी पार्टी का ही सवाल है। नहीं, रोहिता जी का एक तो स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, काम पे मैं आता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है काम पे मैं आता हूँ। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, मान सम्मान बहुत देती हैं। और खास करके मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आपने कई बार देखा भी होगा, मेरे को तो बहुत ही मान सम्मान देते हैं। शायद उम्र का फर्क बहुत ज्यादा है। जहां तक काम की बात है, योजनाएं जितनी भी आई हैं वो लागू हैं, लेकिन काम का स्पीड कम है। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके सामने। और अब जैसे मैंने पहले आपको बताया है, रोहिता जी के साथ हम ये इस विषय को लेंगे कि थोड़ा सा प्रेशराइज करें और ऑफिसर्स को। और सभी ऊपर से फंड्स बहुत आ रहे हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। इस सरकार में जितने फंड्स पानीपत को आ रहे हैं शायद पहले कभी नहीं आए थे। और रोहिता जी लगी भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। कई जगह उन्होंने वृद्ध लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर जगह जगह बन रहे हैं, सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं, काम तो हो रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया जिसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। और इसके लिए रोहिता जी से हम कोर कमेटी में बात करेंगे। उसके लिए जो भी वो एक्शन लेंगे अफसर से और सख्ती से बात करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। 24 वार्डों में काम चल रहे हैं, गलियां को सड़कों का काम चल रहा है, घटिया सामग्री तो आ ही रही हो तो आपको पता है। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि काम चल रहा है, ठेकेदार जो है 1 वार्ड का उसने ठेका ले रखा है, फिर उसने 23 वार्ड का ले रखा है, 23 का ले रखा है, फिर 15 वार्ड का ले रखा है। गलियां उखाड़ दी, उसके बाद बनानी नहीं है। ऐसे ही हाल हर वार्ड में है। ठेकेदार क्यों हैवी हो रहा है? बीजेपी पार्टी पर हैवी हो रहा है या अफसरों पर हैवी हो रहा है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस बात से भी बड़ी ये निराशाजनक स्थिति है। और कारपोरेशन में जिस तरह से कारपोरेशन का काम करना चाहिए, इसका मेयर भी तो जिम्मेवार है ना जी। आफ्टर हेड तो मेयर है। मेयर साहब को ये देखना चाहिए कि उनको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। वार्ड वाइज हर वार्ड को अपना वार्ड समझे, ना कि एक वार्ड उनका, एक अपोजिशन का, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। ऐसा नहीं होना चाहिए। पानीपत के वार्ड है तो पानीपत के वार्ड है, वो मेयर है तो पानीपत के मेयर है। ये पार्शियलिटी वहां से है। अफसर तो आपके हैं, अफसर हमारे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिन जब थोड़ा सा डी कंट्रोल हुआ तो कुछ ट्रांसफर्स भी हुई, कुछ ट्रांसफर। अभी हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, शर्मा जी आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी पकड़ पहले से बेहतर है और पूरी कोशिश करेंगे काम ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन हाँ,
ये बात आपकी मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पहले से लोग बैठे हुए हैं कारपोरेशन के अंदर और जो ठेकेदार है, इनकी कहीं ना कहीं तो साठगांठ है। जो काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, काम समय पे भी नहीं होता है, काम पूर्ण रूप से भी नहीं किया जाता। सर यही सवाल मेरा है कि वो ठेकेदार हैवी हो रहे तो उनको बाहर क्यों नहीं निकालते? नए ठेकेदार हैं, उनको लेके आए आगे। मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, कल मेरी कारपोरेशन कमिश्नर साहब से कल मीटिंग है, मैंने ये विषय ले लिया। कल मेरी उनके साथ मीटिंग भी है और हम इस पे पूरा टाइम स्पेंड करेंगे और हमने उनसे डिटेल भी मांगी है कि किस कंट्रैक्टर को कितना कितना काम दिया, उसका स्टेटस क्या है, काम का स्टेटस जानना जरूरी है। काम टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, उसके बाद काम का स्टेटस क्या है। तो देखिए कल सूचना सारी आएगी तो इसके ऊपर हम काम करेंगे कल। बिल्कुल वही बात है, जैसे केंद्र सरकार ने जीएसटी का बोझ लगा दिया, कल एक व्यापारी के ऊपर एक और ट्रेड का कुछ टैक्स और लगा दिया। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रही है। पानीपत जो है कई करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में दे रहे हैं। पानीपत का विकास नहीं हो रहा। आप इंडस्ट्री एरिया में चले जाएं, इधर वाले एरिया में चले जाए, पीछे जो मॉडल टाउन का इंडस्ट्री एरिया, कितने बुरे हालात हैं वहाँ पर। इस बारे में कभी मतलब नेता हैं, मतलब जिला अध्यक्ष हैं, कभी मतलब कान खिंचाई नहीं किसी की? नहीं, बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस दिन इंडस्ट्री एरिया गया था, विपुल जी आए थे और हम फ्लोरा इंटरनेशनल गए तो मैंने उनको जब दिखाया, हम एक तरह से पानी में से निकल गए थे। इतना बुरा हाल है उस एरिया का। और मेरे साथी बैठे हुए हैं वहाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन देखिए अब रोड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा आया हुआ है, शायद अब उसके टेंडर होने हैं या थोड़ा सा उसमें प्रोसेस टाइम लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का उस तरफ ध्यान जा चुका है और वहाँ जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा, फंडिंग वहाँ आ चुकी है। इसी तरह बाकी एरियाज के अंदर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अग्रवाल मंडी के बाहर एक तालाब है जी। पिछले साल वहां पे चर्चा में बहुत रहा वो तालाब, और वीना हुड्डा जी यहाँ कमिश्नर थी तो उनके साथ मैंने उस पर काम किया। वहाँ प्रवीण जी हैं, हमारे मित्र भी हैं, जानने वाले भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। उन्होंने भी उस तालाब को साफ कराने के लिए बड़ी मेहनत की, साथियों को इकट्ठा किया, काफी हद तक तालाब साफ हुआ, फिर बीच में रुक गया काम। तो कमिश्नर साहब के साथ जब कल हम बैठेंगे तो ये मुद्दा भी है कि अग्रवाल मंडी के बाहर तालाब है उसको भी पूर्ण रूप से सफाई कीजिए उसकी। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, कोशिश स्पीड अप करेंगे इस चीज को। सर हरियाणा में सरकार आपकी है, चारों एमएलए भी आपके हैं, बावजूद इसके 3 एमएलए हमारे, एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वो भी आपको हाँ जी, समर्थन देते हैं। इसके बावजूद भी आप अपनी पार्टी का मेयर नहीं बना सके, एक गुटबाजी मानते हैं? देखिए ये लोग हमारी टिकट पे तो लड़े नहीं है, ये लोग बाकी लोग जो थे टिकट हमारी पे तो लड़े नहीं हुए हैं, तो जहां उनका विचार बैठा होगा उन्होंने सपोर्ट की होगी। नहीं, दुष्यंत भट्टी पूरी लग रहा था कि ये मेयर बनेंगे, एंड वक्त पे तो ये क्या मानते, गुटबाजी? तो मैं नहीं कहूंगा, क्या पता इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई हो आपस में। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्वच्छ राजनीति कर रही है, हमने किसी तरह की किसी से कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं की है कि हमने मेयर बनाना है तो उसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग कर ले किसी से। लेकिन हो सकता है सुरेश वर्मा ने किन्हीं लोगों से अपनी, या कांग्रेस में जाकर कांग्रेस ने अपने कुछ लोगों से अंडरस्टैंडिंग की हुई है और उसका फायदा उठा रहे हैं वो लोग, इसलिए क्वालिटी नहीं है। अदरवाइज मेयर सब क्यों नहीं देखते इस चीज को कि मेरे शहर में जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी गलत है? ये कांग्रेस की जिम्मेवारी है, कांग्रेस का मेयर है वो, हम निगरानी कर रहे हैं उस चीज की। जो बात आपने थोड़ी देर पहले पूछी, हमने निगरानी कमेटी के सदस्य, हमारी हर विधानसभा 10 लोग हैं हमारे पास, हम इस चीज की निगरानी की इवन वीडियोस तक बना के ऊपर सूचना दे रहे हैं, लेकिन एक्शन भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार की बात की थी आपकी पार्टी ने, भाई सत्ता में आई तो भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, कंट्रोल हुआ है लेकिन कुछ हद तक अभी भी ये 70 साल की बीमारी जो है ना, ये कोड बन गया, ये बीमारी नहीं रही। एक टाइम तो हमें ये लगता है ये ला इलाज है, पर फिर भी हमें रोशनी की किरण नजर आ रही है कि कुछ तो कम हुआ है, आगे भी कम होगा। अभी अगले 5 साल भी सरकार हमारी, भगवान ने चाहा तो पब्लिक हमारे को सपोर्ट करेगी। हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी, आप एक भी दाग दिखा दीजिए उनके ऊपर, एक छोटा सा दाग भी किसी ने लगाने की हिम्मत की हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक छोटा सा दाग, कोई स्कैम दिखा दीजिए, कोई इस 3-4 साल में हुआ हो, किसी मंत्री के ऊपर हुआ हो, कहीं नहीं है। तो जब स्कैम खत्म हुआ है तो करप्शन भी अब खत्म होगी, पर है ये कोड, इलाज बड़ा मुश्किल है इसका, पर फिर भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग
हम इस पूर्ण कोशिश में है कि उसको जड़ से उखाड़ना है इस बीमारी को, और शायद कामयाबी होंगे। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करेंगे आप? देखिए क्वेश्चन है कलोनी मैं बताता हूँ, नहीं कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कलोनी जी। मेरे को पार्टी ने संगठन की जिम्मेवारी दी है, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, मुझको पूर्ण रूप से वो निभाना है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर मैं टिकट को ध्यान में रख के काम करूंगा तो फिर मैं ही गलत हूं। मुझको पहले अपना काम करना है। मेरा क्या होना है, कल को मैंने एक वर्कर बन के रहना है। संगठन ने मुझे कहना नहीं आप पंजाब में जाके काम करिए, आप हिमाचल में जाके काम करिए, आप जेके में जाके काम करिए, आप फलानी जगह पे काम करिए, मैं वो करूंगा। मैं टिकट की राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं अपने संगठन का काम कर रहा हूं, और बड़े इच्छा से, मन से, दिल लगा के और बड़ी ईमानदारी से। आई होप कि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, भगवान ना करे मेरे ऊपर कभी दाग लगे जिंदगी में, क्योंकि पिताजी की छवि ऐसी थी और हमने उस छवि को अपने परिवार ने, पूरों ने, सभी लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश करके मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। मेरा क्या करना है ये संगठन ने सोचना है, मेरे को कहाँ की जिम्मेवारी देनी है ये उनका काम है, मेरा काम नहीं। आप दावेदारी करेंगे? मैं दावेदारी किस चीज की? टिकट की? नहीं, मैं क्यों दावेदारी करूं? नहीं, ये संगठन निर्णय, हमें संगठन देखता है, हम छुपे हुए नहीं है संगठन से। हमारा कहां पे, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी वर्किंग किस चीज में अच्छी है, क्या मैं मैनेजमेंट का आदमी तो मुझे कहीं मैनेजमेंट में भेजेंगे, ये उनका निर्णय होगा संगठन का, मेरी कोई इच्छा नहीं होगी इसके अंदर। दूसरा सर, शौच मुक्त में पानीपत को अवार्ड भी मिला है, शौच मुक्त हो गया सारा शहर, लेकिन अभी भी आप जाएंगे फील्ड में जाते हैं, जितने शौचालय बने हुए हैं, शौचालय तो बना दिए गए लाखों रुपए लगाकर जी। जब आपके अफसरों से बात की जाए कि इनमें पानी का कनेक्शन या टॉयलेट की सुविधाएं क्यों नहीं है, उनका ये कहना है कि ना तो यहाँ पानी का कनेक्शन मिल सकता, ना यहाँ पानी की सुविधा मिल सकती है। तो ये चीज उनको पहले सोचनी नहीं चाहिए थी कि हमने लाखों रुपए, जनता का लाखों रुपए वहाँ खराब कर दिया, उसके बाद ताले लगा दिए, वहां पर शुरू नहीं कर पाए। तो इस पर क्या अफसरों से आप जवाब तलब करेंगे? जवाब तलब नहीं, इस काम को करवाएंगे। जहां जहां मैंने भी देखा, कई जगह पे जाके देखा है, बने हुए हैं, बने अच्छे हैं जी, उनकी कंस्ट्रक्शन भी ठीक है और लोकेशन भी ठीक है जहां पे बनाए गए हैं, लेकिन वाकई कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं ताला लगा के रखा हुआ है। तो इस चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, जिसके बारे में 1-2 दिन में मीटिंग होगी तो यहाँ विषय को लेकर इसको सुलझा लिया जाएगा, हम पूरा इंतजाम किया जाएगा इस चीज का। जनता की सुनवाई अफसर भी नहीं करते, तो फिर हम बैठे हैं, रोज जाते हैं लोग। कहाँ आप बैठे हैं, मतलब या तो आप कभी जनता दरबार लगाएं, आपको पता लगे भी कितनी मुसीबतें, कितनी दिक्कतें हैं। आपके जो एमएलएस थे वो जनता दरबार लगाते थे, अब वो भी धीरे धीरे छोड़ना चालू कर दिया उन्होंने। बड़ा अच्छा विषय लिया आपने। शायद इस कोर कमेटी की मीटिंग के बाद हर महीने हर विधायक महीने में एक दिन उसको पूर्ण रूप से अपनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं में रहना है। ये इस जिले में शुरू होने जा रहा है, मैंने सबसे बात कर लिया है। उस दिन कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जो 2 सत्र में हम लेंगे। ये नहीं कि विधायक आए और आधे घंटे में चले गए, ऐसा नहीं होगा। विधायक कार्यालय में पूरा दिन रहेंगे, विधानसभा वाइज मीटिंग होगी। वो पानीपत विधानसभा की अलग होगी, ग्रामीण की अलग होगी, ग्रामीण के आएंगे तो ग्रामीण के विधायक आएंगे, पानीपत शहरी की होगी तो रोहिता जी आएंगी, अगर इसराना किया तो वहां से हमारे मंत्री जी आएंगे। और समालखा विधानसभा की जो मीटिंग होगी उसको कोई मंत्री लेगा, चाहे तो कृष्णलाल पवार जी लेंगे और यहाँ प्रदेश से कोई मंत्री आके उस मीटिंग को लिया करेंगे। 2 सत्र में मीटिंग होगी, सुबह शुरू होगी मान लीजिए 10 साढ़े 10 बजे, शाम को 4 बजे तक कार्यकर्ता आएंगे। कार्यकर्ता से मिलना है, वो जनता की समस्या का नहीं होगा। जनता का दरबार लेना है तो विधायक अपनी जगह ले जहां ले रहे हैं। मेरे को कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग करवानी है, ताकि कार्यकर्ता के मन में कोई काम है, उनकी कोई दुविधा है तो उनकी बात सुनवाई हो कार्यकर्ता की। तो ये अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इस बार कोर कमेटी की मीटिंग में डिसीजन होगा। एक बड़ा मुद्दा उछला था थोड़े दिन पहले पानीपत में जी, आपके बीजेपी के पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि मीट कारोबारियों के साथ उनकी साठगांठ है। वो मुद्दा कई दिन तक चला, उनमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई। बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला, उनका पुतला जलाया, आपने अगले दिन ही कार्रवाई कर दी। तो ये भेदभाव क्यों? देखिए, जहां तक कार्यकर्ता को निकालने वाली बात है, पुतला जलाने वाली,
प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। वो तो सबके पास, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटो है, हमारे पास भी सब कुछ है। जो मास के व्यवहार की आपने बात कही है कि हमारे एक सीनियर नेता का उसमें नाम उछाला गया। अब मैंने तो शायद उनका नाम पप्पू है या एक पप्पू है, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पप्पू नाम का कोई कार्यकर्ता हमारे पास है। अगर भीड़ के अंदर, मैंने एक दिन और चीज भी देखी कि एक फोटो मैंने देखी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे, जिसमें पप्पू या मेरे आगे है या पीछे ऐसा कुछ है, और किसी नेताजी से मिल रहे थे हम। ऐसी एक फोटो भी मैंने देखी। राविंद्र जी से मिल रहे थे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था पप्पू कौन है, और मुझे उस दिन भी नहीं पता था। तो जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कि ये पप्पू है, देन आई रिकग्नाइज कि ये पप्पू कौन सा है। आई केम टू नो अबाउट दिस। सवाल यह कि भीड़ में नेता आते हैं, उनको गार्लैंड करने के लिए लोग आ जाते हैं। जरूरी तो नहीं मैं सबको जानता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। ग्रामीण से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं। अब पप्पू इस फोटो में मैंने देखा, जब मैं, ये बात है जब व्हाट्सएप ग्रुप में डली, वो हमारे एक नेता का नाम उसके साथ जुड़ा हो। अब वहां पर वो उनके साथ उनका क्या रिलेशन है ये मेरी नॉलेज में नहीं है। ये अफवाहें हैं, प्रमाण तो किसी के पास नहीं है। मेरे पास इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, झंडी लगी वाली गाड़ी में से एक दिन आपके पोर्टल पे शायद मैंने एक मांस का व्यापार होते देखा था, झंडी लगी थी। अब आपको यहां मैं बताता हूं, मैंने एसपी साहब से भी बात की इसके बारे में, मैंने संगठन में ऊपर भी बात की। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की झंडी आज अगर इस शहर में कोई लगा के घूम रहा है तो उसका पता लगाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वही कौन है वो, अगर हम ये तलाश करने चल पड़ेंगे कि झंडी किस किस ने लगाई हुई है तो शायद आप भी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ा दुखदाई है कि एक झंडी लगा के किसी ने ये काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पप्पू ना तो हमारा कार्यकर्ता है, ना हमारे मेंबर है, ना वो किसी कमेटी का मेंबर है, ना वो किसी मोर्चे में है। अगर ये सूचना आपके पास है तो मुझे बताइए, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। हमारा मोर्चे पूर्ण रूप से गठित है और उसमें हमारा सब नंबर्स हैं। अगर उनका किसी के साथ, हमारे किसी नेता के साथ व्यापार है जो मैं नहीं जानता और मैंने ये अफवाहें सुनी है, तो अफवाहें तो अफवाहें हैं जी। चलते चलते लास्ट सवाल मेरा आपसे एक ये कहें कि पार्टी को संगठित करने के लिए, गुटबाजी खत्म करने के लिए प्रमोद विज क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं लोगों के दिलो दिमाग से ये निकालना चाहता हूं, ये जो गुटबंदी में प्रमोद कुमार विज का नाम उछाला जा रहा है टिकट के विषय में, उससे गुटबंदी बढ़ जाती है। मैं अपनी जनता को यह कहना चाहता हूं, सभी पानीपत के साथियों को, पार्टी के साथियों को यह कहना चाहता हूं कि मैं संगठन का काम कर रहा हूं, मैं टिकट का काम नहीं कर रहा हूं। इससे गुटबंदी खत्म होनी चाहिए। मुझे इतनी नजर नहीं आती जितनी चर्चा में है, और अगर कोई थोड़ा सा मनमुटाव किसी में होगा तो हमारी समन्वय की जो बैठक शुरू होगी अब, उसमें मनमुटाव खत्म हो जाएगा। अगर किसी के मन में होगा भी तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि आपको कभी आपने सुरेंद्र जी के मुंह से या रोहिता जी के मुंह से या मेरे मुंह से या संजय भाटिया जी की जो सीनियर नेता है, हमारे पदाधिकारी हैं, किसी ने क्या आपको एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ कहा है? ये एक मीडिया की क्रिएटेड चीज भी तो है जो टिकट को लेके हो रही है। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी, समन्वय की जब बैठक होगी उसमें हम बेटर परफॉर्म करेंगे, और कोई गुटबंदी ऐसी है नहीं, ज्यादा क्रिएटेड है ये। बिल्कुल परफॉर्मेंस देंगे। अब 2 साल 2.5 साल रह गए, पब्लिक के बीच में जाएंगे, कोर कमेटियां बनाएंगे, निगरानी कमेटियां बनाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जनता दरबार भी लगाएंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनेंगे, जैसा प्रमोद विज जी कह रहे हैं। होप सो हो ऐसा, पब्लिक इंतजार करेगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।